हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को जानना समझना, क्या क्या आज हमें याद करना होगा। सबसे पहले बच्चे जो न्यूज़ है ये काफ़ी दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो अब सामने आया है आपका। पहले तो ये याद रखना कि 2024 में जो संघाई सहयोग संगठन इसके शासनाध्यक्षों की जो परिषद की बैठक हुई है इस बार, वो हुई है बच्चे आपका पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। और यहाँ पे चूँकि संघाई सहयोग संगठन के एक मेंबर के रूप में इंडिया भी है, तो भारत के प्रतिनिधियों को भी यहाँ पे जाना था। तो बच्चे हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो जो है आपके पाकिस्तान गए थे। अभी 15-16 अक्टूबर को ये मीटिंग हुई थी, परिषद की बैठक हुई थी। यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है आपका हमारे विदेश मंत्री यहाँ पे गए, ठीक है। और आपको पता है 2015 के बाद 2015 में जब सुषमा स्वराज जो है आपकी ये विदेश मंत्री थी, उस दौरान वो गई थी। उसके बाद जो है आपका 2015 से अब जाने वाले, इतने साल बाद जाने वाले जो है आपके पहले विदेश मंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब जयशंकर साहब जब यहाँ पे गए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके जो आपके लीडर हैं, उनके बीच में और हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ बातें हुई है ना। एक तो आपका एससीओ की बैठक तो अलग से चल रही है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके बीच में भी आपकी बैठक हुई और उसका एक रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पहले तो हम रिजल्ट ही पढ़ते हैं डायरेक्ट। 2015 में इस्लामाबाद यात्रा के बाद में यह किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा थी। मैंने कहा आपको कि दिसंबर 2015 में आपकी सुषमा स्वराज गई थी ना, उनके बाद में जो है अभी 2024 में एस जयशंकर साहब गए हैं। तो रिजल्ट जो हमें देखने को मिला इस मीटिंग का वो ये है कि भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर अपने समझौतों को अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये न्यूज़ देखने को मिल रही है, अभी ये कब से ऑफिशियल होगा, कब से आपका करतारपुर कॉरिडोर दोबारा से खोला जाना है, ठीक है, इसकी पूरी कोई भी अभी सूचना नहीं मिली है। लेकिन इतना याद रखना कि भारत और पाकिस्तान जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर दोबारा से खोलने के लिए तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ये आपको थोड़ी सी हल्की सी इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं इसे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर बेसिकली क्या है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आपका कॉरिडोर है, जो आपका गुरुद्वारा है आपका करतारपुर साहिब। यहाँ पे जितने भी आपके जो पंजाबी लोग हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, सॉरी पंजाबी गलती से कह दिया, जो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा जो है आपका यहाँ पे विजिट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये विजिटर्स हैं उनके लिए जो है आपका करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था। और सबसे पहली बार 2019 में जो है आपका ये खोला गया था। 5 साल के लिए था उस समय भी, 5 साल बाद जो है आपका इसे फिर बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब जो है आपका दोबारा से खोले जाने की बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा गुरुद्वारा जो दरबार साहिब है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल था ये, ठीक है। इसीलिए बच्चे इसकी जो है इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। सिख धर्म के जो है आपके 10 गुरु हुए थे, उनमें से जो सबसे पहले थे गुरु नानक देव, उनका जो है आपका अंतिम विश्राम स्थल था। इसीलिए बच्चे आपका बहुत ज़्यादा रिलीजियस है किसके बीच में, सिख धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैप में, आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, ये बच्चे आपका करतारपुर कॉरिडोर है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका इंडिया है, ठीक है। दोनों के बीच में अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका इंडो पाक बॉर्डर है, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये आपका इंडो पाक बॉर्डर है। और जो कॉरिडोर आपका शुरू होता है वो आपका यहाँ पे से होता है, ठीक है। यहाँ से गुरदासपुर है आपका पंजाब का वो है डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ से जो है आपका शुरू होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका क्या है, करतारपुर है। तो दोनों के बीच में जो है आपका ये जो क्या कहते हैं इसे, रास्ता है, इस रास्ते को बेसिकली कॉरिडोर कहा जाता है, करतारपुर कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपकी रावी नदी है, जो कि भारत से आपको दिख रहा होगा, भारत से जो है आपका पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपको थोड़ा सा इसकी लोकेशन का ध्यान रखना है और दूसरा इसकी जो विशेषता है उसका ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्यों जो है आपका सिख धर्म के लोगों के लिए इतना ज़्यादा खास है। तो अब जो है दोनों के द्वारा, इंडिया के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा इसे दोबारा से खोलने के लिए बात हुई है, सहमति इन्होंने व्यक्त की है। तो हम देखते हैं कि कब आपका दोबारा से खोला जाता है, ठीक है। अगली न्यूज़ आपका एक समिट से लेटर है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री यानी कि अमित शाह 22 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर में 14वें अखिल भारतीय
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है इस बार? गांधीनगर में हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, नागरिक सुरक्षा निदेशालय की स्थापना 1962 में हुई थी और नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है आपका 1968 में पारित किया गया था। उसके अलावा 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का अमूल्य योगदान रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग जानते होंगे सर्विसेज के बारे में, होमगार्ड हो गया आपका, नागरिक सुरक्षा सेवक हो गए। तो बेसिकली ऐसे आप लोग कह सकते हैं, ऐसे कि टेम्परेरीली जो है आपका ये क्या है, एक प्रकार की सर्विस है ना। होमगार्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस के जैसे ही आपका जो है, पुलिस का एक सब ऑर्डिनेट कह सकते हैं, जैसे कि पुलिस का एक सब ऑर्डिनेट सर्विस है ये। ठीक है, जब कभी बच्चे आपका बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मियों की आवश्यकता पड़ती है तो बहुत छोटे टर्म के लिए क्या होता है कि एकदम से नए लोगों को भर्ती नहीं किया जा सकता है ना, तो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए जो है आपका होमगार्ड की भर्ती की जाती है और उनका जो है आपका योगदान वही होता है जो आपका पुलिस का होता है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भारतीय होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का कहाँ पे हुआ है? ये आपका गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। इसकी स्थापना, नागरिक सुरक्षा निदेशालय की स्थापना 1962 में हुई थी और इनसे रिलेटेड आपका जो अधिनियम था वो आपका 1968 में आया था। अगली न्यूज़ आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके अपना पहला आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। आईसीसी महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप रहा, ये पहले से ही आपका चर्चाओं में रहा क्योंकि ये जो है आपका बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश में जो है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण आपका इसे शिफ्ट कर दिया गया और फाइनली आपका कहाँ पर हुआ? इसका जो फाइनल था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जो कि आपका UAE में आता है। ठीक है, तो इसका फाइनल आपका यहाँ पे हुआ, न्यूजीलैंड जो है आपका इसे जीता। ठीक है, ये आपकी गलत पिक लगी है बच्ची, हाँ याद रखना इसे कि इसे न्यूजीलैंड ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। ठीक है, उसके अलावा जो नवा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट की मेजबानी है मूल रूप से बांग्लादेश को दी गई थी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया। अब जो पहला महिला T20 वर्ल्ड कप था वो आपका 2009 में हुआ था, इंग्लैंड में जो है आपका ये आयोजित किया गया था। उसके अलावा ये जो आपका 2024 का T20 वर्ल्ड कप है, यहाँ पे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, इनका नाम है अमेलिया केर। ठीक है, अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द फाइनल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। ठीक है, तो दो चीज़ें बेसिकली याद रखना है, एक तो फाइनल हुआ कहाँ पे, ये आपका टूर्नामेंट कहाँ पे खेला गया, न्यूजीलैंड की टीम इसे जीती है और न्यूजीलैंड में आपका अमेलिया केर, खिलाड़ी का नाम है अमेलिया केर, जिनको कि आपका प्लेयर ऑफ द मैच भी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है न्यूजीलैंड। अगले बच्चे आपकी जो न्यूज़ है वो पेटीएम से रिलेटेड है, पेटीएम पेमेंट बैंक इससे रिलेटेड है। इसे हम पिछले 1 साल से लगातार देख रहे हैं, है ना, जब से जो है ये बैंकरप्ट हुआ उसके बाद जो है आपका बहुत सारी जो है इस पर आपके एलिगेशंस लगे। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम की जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है वो आपकी बंद कर दी थी। उसके बाद में उन ट्रांजेक्शन के अलावा जो नए कस्टमर थे वो बनाने भी जो है आपके बंद कर दिए गए थे, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उसके बाद आपका अभी जो न्यूज़ आई है पेटीएम को लेकर के, वो ऑब्वियसली बात है कि पेटीएम के जो लोग हैं उनके लिए आपका एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पूर्व प्रतिबंधितों के बाद भी पेटीएम को नए UPI उपयोगकर्ताओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। जैसे मैंने आपको कहा कि जितनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थी इनकी वो भी बंद कर दी गई थी और जो नए यूज़र्स थे उनके लिए आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड होना भी आपका बंद कर दिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपका किया था। लेकिन अब जो है दोबारा से NPCI के द्वारा दोबारा से पेटीएम को नए UPI यूजर्स को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है बच्चे, पेटीएम अब थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस प्रदाता के रूप में SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और आपका येस बैंक के माध्यम से UPI ट्रांजेक्शन्स की सुविधा प्रदान कर सकता है। तो मतलब ये है बेसिकली कि इस पर जितने भी बैन थे, जितने भी आपके सैंक्शंस थे वो सारे के सारे आपके जो है रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक बच्चे ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैंक है इस, क्योंकि इनिशियली जो आपके पेमेंट बैंक बने थे उनमें से जो है आपका ये भी था, पेटीएम पेमेंट बैंक भी था। ठीक है, पेटीएम इज एन इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट स्पेशलाइज इन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बेस्ड इन नोएडा, इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नोएडा, इंडिया में है। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। या देखिएगा वर्तमान में इसके जो CEO हैं वो भी यही हैं। ठीक है, फाउंडर भी यही है और CEO भी यही है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, फाउंडर के रूप में इनका नाम याद रखिएगा। इनका जो अपना
वीडियो गेम है वो इसका रमी कैश गेम इन्हीं का है, ठीक है। सीईओ भी इसके विजय शेखर शर्मा है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी 197 कम्युनिकेशंस है, ठीक है। ये आपका कब फाउंड हुआ था? 2010 में फाउंड हुआ था और उसका जो एरिया है जहाँ पे ये सर्विसेज अपनी देते हैं वो इंडिया के अलावा जो है आपका जापान भी है, ठीक है। तो इंडिया और जापान में जो है इनकी सर्विसेज जाती हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है इंडिया में वो नोएडा में है, यूपी नोएडा में है, ठीक है। तो इतना जो है इस कंपनी के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे आपका चर्चाओं में, ऐसा नहीं कि पहली बार हम इसके बारे में न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, काफ़ी लंबे समय से जो है आपकी चर्चाओं में कंपनी है। इसके सीईओ का नाम, इसका फाउंडर का नाम, कब इसकी स्थापना हुई थी, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके सारे सैंक्शन जो है आपके हट गए हैं। अगले जो आपकी न्यूज़ है तो ये अपॉइंटमेंट ही, लेकिन एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज आप पढ़ेंगे। देखिए, व्यक्ति का नाम है प्रसून सिकदार, ठीक है। प्रसून सिकदार को अपॉइंट किया गया है। कहाँ पर अपॉइंट किया गया है? इन्हें अपॉइंट किया गया है बीमा सुगम इंडिया में, ठीक है। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन एक नया फेडरेशन है, एक नया गवर्नमेंट एंटिटी है और यहाँ पे आपका प्रबंध निदेशक के रूप में और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है प्रसून सिकदार को। अब कंपनी के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपको थोड़ा सा तो आपका इतना वो आ रहा होगा सेंस कि आपका बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है, इंश्योरेंस फील्ड से रिलेटेड है। बीमा सुगम इंडिया जो है इसका नाम है, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन नाम है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताती हूँ बच्चे। ये जो आपका बीमा सुगम है ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ग्राहकों को चुनने के लिए विभिन्न बीमा कंपनियों की योजनाओं को प्रदर्शित करता है। और ये आपका IRDAI क्या है? ये भारत में जो है बीमा क्षेत्र को मैनेज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। पूरा नाम हमेशा याद रखिएगा। ये जो है आपका भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसका नाम है, ठीक है। और ये आपकी 1999 में एक एक्ट के तहत बनाई गई संस्था है, ठीक है। इसी के द्वारा बच्चे आपका बीमा सुगम नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया था। बेसिकली आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसका काम क्या है कि हमारे देश में जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, उनकी स्कीमों को लोगों को बताना और थोड़ा सा उनके बीच में आपका कंपेयर करके बताना कि कौन सी वाली आपके लिए सही होगी, कौन सी फील्ड के लोगों के लिए कौन सी सही है, कौन सी आपके पे स्केल वाले लोगों के लिए कौन सी सही है, ठीक है। तो इस तरीके की जानकारी जो है आपको बीमा सुगम देता है। उसके अलावा ये जो आपका निगम बना है बच्चे, ये आपका इनकॉर्पोरेट हुआ है अभी 2024 में, 18/6/2024 में, ठीक है। तो बहुत समय नहीं हुआ है, अभी जून में जो है इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है और अभी जो है आपका अक्टूबर में पहली बार इसके एमडी के रूप में, इसके सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? प्रसून सिकदार को चुना गया है, ठीक है। तो बीमा सुगम फेडरेशन को याद रखिएगा, ये आपका जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है इसके अंडर में जो है आपका आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और ये खास करके हमारे देश के जो लोग हैं उनको इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, याद रखना। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये है पंचायती राज मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ में मिलकर के ग्राम पंचायतों को 5 दिनों तक प्रतिदिन मौसम पूर्वानुमान और प्रावधान उपलब्ध कराने के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल शुरू की गई है, ठीक है। तो बच्चे ग्राम पंचायत में वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, ये जो आपका इनिशिएटिव है ये, इसमें आपके 2 मिनिस्ट्रीज हैं। इसमें आपका एक तो पंचायती राज मंत्रालय है, दूसरे इसमें जो है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। दोनों के द्वारा क्या किया गया है, जो भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे वेदर फॉरकास्टिंग के जो सर्विसेज हैं उसे देने के लिए जो है इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपके बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से जो है आपका वेदर फॉरकास्टिंग गाँव में पंचायतों के अकॉर्डिंग जो है आपका दिया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग पंचायत के लिए अलग अलग। तो कौन कौन से है, जैसे कि ई ग्राम स्वराज है, मेरी पंचायत ऐप है, ठीक है, मेरी पंचायत ऐप है, और ग्राम मानचित्र है, ठीक है। तो इन सभी का इस्तेमाल करके जो गाँव के लोग हैं वो अपने यहाँ पे आगे आने वाले जो 5 दिनों का वेदर है उसकी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज़ की बात हुई है और उनके मिनिस्टर का नाम भी आपको याद रखना है। पहला जो आपका मिनिस्ट्री है वो है आपका पंचायती राज मिनिस्ट्री ना, पंचायती राज मंत्रालय। तो वर्तमान में पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री जी कौन है? इनका नाम है राजीव रंजन सिंह, ठीक है। इनका दूसरा नाम भी बच्चे, दोनों नाम आपको पूछे जा सकते हैं, इन्हें लल्लन सिंह भी कहते हैं और राजीव रंजन सिंह भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा आपस में कोलेबोरेशन से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। और इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य है जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे आपका वेदर फॉरकास्टिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आते हैं छोटी छोटी खबरों पे। पहली खबर है कि बॉलीवुड अभिनेता बोमन ईरानी को
ये 3 इडियट वाले बोमन ईरानी बच्चे हैं ना। तो बोमन ईरानी को उनकी नवीनतम फिल्म द मेहता बॉयज़ में उत्कृष्ट काम करने के लिए दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका नाम है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरुष का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो बोमन ईरानी को याद रखिएगा, इनकी मूवी जो है आपकी मेहता बॉयज़ के लिए इन्हें आपका अवार्ड दिया गया है। और कौन सा पुरस्कार है? टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये आपका है, भारत ने विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, ठीक है, अब ये जो आपकी सबमरीन बच्चे बन रही हैं भारत के लिए ना, ये लगातार न्यूक्लियर वेपन वाली सबमरीन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपकी परमाणु ऊर्जा चलित मिसाइल पनडुब्बियाँ हैं। ठीक है, और ये जो चौथी है इसका नाम है S4, ये लॉन्च कर दी है। ठीक है, S4 जो है आपकी लॉन्च हो गई है। अभी तक अगर हम इंडिया की बात करें कि जो न्यूक्लियर सबमरीन है इंडिया के पास में कौन कौन सी हैं, 2016 में सबसे पहली बार जो है आपकी INS अरिहंत थी। उसके बाद में अभी जो है आपका 2024 में ही अभी जो है इंडियन नेवी को सौंपी गई है, इसका नाम है INS अरिघात। ठीक है, और एक जो आपकी तीसरी है इसका नाम है INS अरिंदम। बेसिकली इसके जो है ना अभी सी ट्रायल चल रही है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। और चौथी वाली जो है आपका लॉन्च हो गई है, इसका नाम है S4। इसका नाम अभी प्रॉपर नहीं रखा गया है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपका पूरी बन जाएगी उसके बाद जब इसे कमीशन किया जाएगा, इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा, तब जो है इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखना कि भारत के पास में इस तरीके से जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो कितनी है, वो जो है 3 है। ठीक है, और चौथी जो है इन्होंने लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना बच्चे। इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, INS अरिघात, क्योंकि अभी 2024 में ही इंडियन नेवी को सौंपी गई है। 2016 में हमने पहली इंडियन नेवी के लिए बनाई थी, वो थी आपकी INS अरिहंत। ठीक है, अगले आते हैं आपकी स्पोर्ट्स की ही छोटी न्यूज़ है। गोल्फ में भारत हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन के 16वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 2016 में अदिति अशोक ने इस महिला इंडियन ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और अगर हम इसकी बात करें तो महिला इंडियन ओपन भारत के सबसे प्रतिष्ठित महिला गोल्फ प्रतियोगिता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। तो फिलहाल इतना याद रखना कि जो महिला इंडियन ओपन है वो किस खेल की बात हो रही है, ये हो रही है गोल्फ की बात। ठीक है, गोल्फ का जो है आपका महिला इंडियन ओपन है, ये आपका इस बार हो रहा है कहाँ पे? हरियाणा गुरुग्राम में। ठीक है, और इस चैंपियनशिप को जीतने वाली अभी तक के जो है आपकी पहली भारतीय महिला कौन थी? अदिति अशोक। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि ये आपका इस बार गुरुग्राम हरियाणा में हो रहा है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे। आप लोगों ने एक खेल टूर्नामेंट का नाम सुना होगा, हम कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। लास्ट जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 में वो बर्मिंघम में हुए थे, है ना। तो 4 साल में गैप में होना है इसे, तो अब अगला वाला होना है 2026 में। अब 2026 वाला जो गेम था ये बेसिकली होना था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसे होस्ट किया जाना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसको करने से मना कर दिया था। ठीक है, अब जो है 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये होने वाला है आपका स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में एक जगह है, जगह का नाम है ग्लासगो। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके खेल होंगे, लेकिन इन खेलों में बच्चे आपके बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस ये किए गए हैं कि उन खेलों को हटा दिया गया है जिनमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से खेल हैं इसमें आपका ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी करनी है, लेकिन पिछली कार्यक्रम सूची में शामिल 19 खेलों में से कई खेलों को हटा दिया गया है। हॉकी, शूटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, स्क्वैश और ट्राइथलन, ठीक है, इनको जो है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है। अब केवल जो है आपके 10 ही खेल हैं जिनको कि यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपके सारे के सारे गेम जिनमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है उन्हें क्या किया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको जो ये राष्ट्रमंडल खेल हैं ये आपके चर्चाओं में है। ठीक है, तो याद रखना 2022 के जो हुए थे वो बर्मिंघम में हुए थे, अभी जो 2026 का होना है वो आपका ग्लासगो में होना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये आपका कहाँ पे होना था, ऑस्ट्रेलिया में होना था, इसे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, और न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि यहाँ पे टोटल 19 स्पोर्ट्स होने थे, अब जो है 19 में से 10 ही होंगे। बाकी जो आपके ये खेल है सारे के सारे, हॉकी है, शूटिंग है, क्रिकेट है, इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है ना। हॉकी बच्चे एक बड़ा गेम है ना, क्योंकि हमारी जो मेंस टीम है वो हॉकी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, कॉमनवेल्थ में जो है आपका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं ना। क्रिकेट हो गया आपका, इन सभी खेलों को जो है, बैडमिंटन हो गया आपका, टेबल टेनिस हो गया, इन सभी खेलों को जो है आपका, कुश्ती हो गया, हमारे खिलाड़ी कुश्ती में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इन खेलों को जो है आपका यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका पढ़ने वाली न्यूज़ है, ये प्रश्न पूछे जाने वाला है, इसमें से आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, तो ग्लासगो जो है जगह का नाम है और स्कॉटलैंड जो आपका कंट्री का नाम है। ठीक है, चलिए
आज की छोटी खबरें भी यहीं पे होती है समाप्त। उसके अलावा बच्चे, अगर आप आरआरबी जेई के लिए, आरआरबी एएलपी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कोई लाइव प्रैक्टिस बैच, तो आप मेक इट इजी मैकेनिकल पे जाइए। सिविल वाले बच्चे मेक इट इजी सिविल पे जा सकते हैं। आप लोगों के लिए जो है आपका ये ऑनलाइन लाइव बैच जो है हमने रिलीज़ किए हुए हैं, जिसमें कि आपको डेली बेसिस पे CBT 1 के जितने भी नॉन टेक्निकल वाले सब्जेक्ट हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक है, साइंस की भी हो रही है, रीजनिंग की हो रही है आपकी, ठीक है, उसके अलावा जीके की भी हो रही है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोग अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं कि कितनी आप लोगों ने तैयारी की है अकॉर्डिंग टू द पेपर, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न, अगर आप लोग अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, अच्छे प्रश्नों के साथ में अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं, तो बच्चे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिए हैं। आरआरबी एएलपी के अलग है, आरआरबी जेई के अलग है। ठीक है, दोनों का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 149 दोनों का प्राइस है, और दोनों ही आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए खूब सारी, और उसके अलावा जो है खुद को जांचिए भी। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है बच्चे। देखिए, अभी तो आपके पास में 1 महीना जो बचा हुआ है, अभी डेट भी आपकी पोस्टपोन हो गई है, न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी, है ना। तो डेट जो है अब आपकी वो आरआरबी जेई के लिए पोस्टपोन हो गई है। तो कह सकते हैं अब ये तो बहुत वैसी बात हो गई कि 6 दिन या फिर 7 दिन हमें ज़्यादा मिल गए, है ना। तो 6 दिन 7 दिन से आपको भी पता है नहीं होने वाला है। 2019 में लास्ट पेपर हुआ था, आपके पास में 4-5 साल थे तैयारी करने के लिए, है ना। 6 और 7 दिन से नहीं होता है। तो बच्चे, जितना ही समय बचा हुआ है 1 महीने का, अगर आप एक चीज़ करिएगा, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देने हैं, आपको जो है फुल टेस्ट देने हैं। ठीक है, और हर तरीके से जो है अपने आप को जांचना है सबसे पहले। ठीक है, और या फिर अपने आप को तैयार करना है कि एग्ज़ाम के प्रेशर में, क्योंकि बच्चे आरआरबी के अगर मैं आपको पैटर्न की बात बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप रीजनिंग की बात कर लीजिए, आप जो है साइंस की बात कर लीजिए, या फिर आप जीके की बात कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पूछ लेता है। और साथ में यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा उस बच्चे को होता है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना। स्पीड वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। ठीक है, समय की लिमिटेशन है, तो अपने आप को खूब ज़्यादा MCQ देने की तैयारी करवाइए। और दूसरा जो है प्रेशर में किस तरीके से परफॉर्मेंस करना है उस चीज़ की तैयारी करिए। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेशन देखिए, उसके लिए जो है आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज दीजिए, सब्जेक्ट के अलावा जो है आपकी जो फुल टेस्ट जैसे पेपर आता है उस तरीके से फुल टेस्ट दीजिए। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट देना जो है बच्चा शुरू कर दीजिए। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर सोमवार को। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।